गोरकुंड जो कब्रों को खोदते हैं, जो गुस्ल देते हैं, जो नहलाते हैं, कबाड़ी वाले, लखनऊ के रैक पिकर्स, ये तमाम यहाँ का सबाल्टर्न सेक्शन है यहाँ पर। और इसमें वो सेक्शंस जिनका पुराने लखनऊ के कल्चर से संपर्क रहा, तो उनकी तो तौर तरीके वैसे ही हैं, लेकिन बाकियों के नहीं हो सकते। अब जैसे यहाँ के सपेरे हैं लखनऊ के, तो उनकी तो बस्ती अलग होती है, उनका इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ रहता है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी संस्कृति बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आम लखनऊ वालों की होगी। जिस तरह से नदीम साहब अपनी बातों को रख रहे हैं, जितना सवाल पूछते हैं उतना ही जवाब दे करके उसको छोड़ देते हैं, तो लखनऊ का ही एक शायर हैं, बहुत मशहूर शायर हैं, अमीर मीनाई साहब। तो जिस तरह से ये इस पूरे मौजू को धीरे धीरे सामने लेकर के आ रहे हैं, तो उनका शेर याद आ जाता है। आप सबका सुना हुआ होगा, बहुत बहुत जाना माना शेर है। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। तो नदीम साहब के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग बहुत कुछ जान रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आज के लखनऊ में और जो पिछला लखनऊ है उसके बीच में क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक रह भी गया है या कोई ताल्लुक नहीं रह गया है, सिर्फ हम लोग जो हैं वो इस तरह से लिट फेस्ट में या संगोष्ठियों में या जो कहीं सेमिनार होता है उसके अंदर उसको याद कर लेते हैं, उसको याद करके कुछ लोग खुश हो लेते हैं, कुछ लोग हाय हाय कर लेते हैं। आपका इसके बारे में क्या तासुरात है? आपको कैसा लगता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, मैं समाज विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और इसलिए मैं उसको उसी दृष्टि से देखता हूँ। उसको ये जो सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, ये तो होना ही है, ये तो इनएविटेबल है। ये संस्कृतियाँ बदलती हैं, नए नए उससे प्रभाव आते हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि लखनऊ की संस्कृति वैसी ही रहेगी जैसे कि पहले थी? तो लखनऊ भी कोई आइलैंड तो है ही नहीं, तो लखनऊ की संस्कृति भी बदल रही है, तेज़ी के साथ बदल रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो नॉस्टैल्जिया जो है, या एक बार बार याद करना चीज़ों को, नॉस्टैल्जिया होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर नॉस्टैल्जिया ख़त्म हो गया तो हम एक सिटी ऑफ एमनीसिया रह जाएंगे, यानी याददाश्त जिसकी ख़त्म हो चुकी हो। तो इसीलिए बार बार हम रुक के उसको याद करना चाहेंगे। दूसरी बात, लखनऊ में कहा जाता यह है कि शायद 60 या 70% आबादी अब उन लोगों की है जो लखनऊ के नहीं है रहने वाले। ये जो माइग्रेशन हुआ है पिछले 100 साल के अंदर, ख़ास तौर से आज़ादी के बाद जो 75-80 साल में जो माइग्रेशन हुआ है तेज़ी के साथ, उसमें अब उन लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो लखनऊ में रूटेड नहीं है। किसी की पहली जनरेशन है, किसी की दूसरी जनरेशन है। तो ऐसे इस समाज के इस वर्ग के पास वो नॉस्टैल्जिया नहीं हो सकता जो उन लोगों के पास होगा जो कई पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं या वो लोग जिनको लखनऊ से विशेष रुचि रही है। जैसे हमारे जैसे लोग जो लखनऊ के नहीं रहने वाले हैं, मैं लखनऊ का रहने वाला नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे बचपन से लखनऊ में मैं रह रहा हूँ। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे, जैसे वो रिटायर हुए, 50s की बात है, 1950 के दशक की, तो वो लखनऊ आ गए और इस तरह से हम लोग भी लखनवी बन गए। लेकिन हम लखनवी नहीं हैं हम, लेकिन हमें लगाव बहुत रहा है चूँकि उस लखनऊ से, चूँकि हमारी पूरी शख्सियत, हमारा जो कुछ भी अचीवमेंट है वो सिर्फ लखनऊ की वजह से है। इसलिए हम लखनऊ की संस्कृति से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई लखनवी करता होगा। हैं तो हम लोग बेसिकली ईस्टर्न यूपी के, यानी भोजपुरी के क्षेत्र के हम हैं, लेकिन लखनऊ की संस्कृति से भी हमारा बड़ा विशेष लगाव इसलिए भी रहा है। तो मेरे ख्याल कि मेरे आपके सवाल के जवाब था ये। लखनऊ
कि अगर हम यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की बात ना करें, हम इस बात के बारे में बहुत फ़ख्र के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि जब सारे हिंदुस्तान में एक आपस में झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, जब पार्टीशन के दौर को हम याद करते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है बहुत ही विभत्स दौर था जिसको कि कोई भी याद नहीं करना चाहता है। लेकिन लखनऊ जो है वो वहाँ पर एक ऐसा शहर है जहाँ हम किसी भी तरह के कोई भी झगड़ा नहीं देखते हैं, कोई लड़ाई नहीं देखते हैं। और जबकि इस शहर की एक बहुत बड़ी ख़ासियत ये है कि यहाँ पर जो अलग अलग मज़हब के लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, बहुत लगे लगे उनके आपस के मोहल्ले हैं। उनमें बता पाना कि कहाँ से कौन रह रहा है ये भी बड़ा मुश्किल है। कल्चरली इतना एक हो चुके हैं हम लोग कि वहाँ एक दूसरे के बीच में फ़र्क करना भी दुश्वार हो जाता है। तो क्या वजह रही है कि उस दौर में भी हम लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंसानियत और भाईचारा बना के रख पाए? मेरा ख्याल ये है कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो बहुत से दूसरे हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की साझी संस्कृति के निर्माण में जो सबसे बड़ा योगदान है वो यहाँ के नवाबों का है। बड़ा आश्चर्य होता है देख के कि 1722 से 1956 तक ये पीरियड है यहाँ नवाबी काल का, यानी 150 साल भी पूरे नहीं हैं। तैज्जुब होता है देख के कि 150 साल से कम के पीरियड में भी इन लोगों ने जिस संस्कृति का निर्माण किया यहाँ पर, जो साझी संस्कृति थी हमारे यहाँ पर, और जो उर्दू, हिंदी, अवधी सब मिलाकर जो थी, उसका एक कारण ये भी था कि इन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया लोगों के बीच में। इसकी 2-3 मिसालें मैं आपको दूंगा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग न इससे वाकिफ हों। ये अलीगंज का जो पुराना वाला हनुमान मंदिर है, कहा जाता है कि इसका निर्माण आलिया बेगम ने करवाया था, और इसलिए योगेश प्रवीण और तमाम जो लखनऊ के दूसरे इतिहासकार हैं उनका यह कहना है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके कलश और डूम के ऊपर चांद तारा बना हुआ है, अभी भी है वो बना हुआ। ये मंदिर वालों की एक कृतज्ञता थी आलिया बेगम के प्रति। मुझे याद है अच्छी तरह से कि एक ज़माने में, आज से 30-40 साल पहले की बात है, जब अलीगंज का नाम भी बदलने की बात हो रही थी। अब तो नाम बदलने का बहुत रिवाज हो गया है। तो जब अलीगंज के नाम बदलने की बात हो रही थी तो अलीगंज मंदिर के महंत भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और कहा था अलीगंज का नाम नहीं बदला जा सकता, इसलिए कि आलिया बेगम के नाम के ऊपर है जिन्होंने मंदिर को बनवाया है। और 3 गांव की जो लगान था, जो रेवेन्यू था, वो उस मंदिर की देख रेख में था, जिसका फरमान मौजूद है, अभी भी मौजूद है। वो फरमान देखा जा सकता है, आर्काइव में भी है, उन लोगों के पास भी होगा, मंदिर वालों के पास भी होगा। दूसरी बात है कि जो यहाँ का सबसे एक विशिष्ट ऐसा त्यौहार जो लखनऊ के अलावा कहीं नहीं होता है, बड़ा मंगल। अब बड़ा मंगल जो है वो भी नवाबों की ही देन है, उन्होंने ही शुरू कराया था। जब उनके पास बहुत से लोग आए और उन्होंने आके कहा कि साहब यहाँ कुछ आमदनी का कोई जरिया होना चाहिए, बड़ा कोई मेला त्यौहार, तो वो बड़ा मंगल की शुरुआत वैसे हुई थी वहाँ पर। और ये सारी चीज़ें आर्काइव के अंदर मौजूद है, सारी चीज़ें, कोई ये कहा सुनी और फिक्शन वाली बात नहीं है कोई ये इस तरह के। सबसे जो बड़ी मिसाल है एक कंपोजिट कल्चर की, वो आखिरी नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, जिनसे अंग्रेज़ हमेशा डरते थे। डरते इसलिए थे कि वाजिद अली शाह पूरे अवध के लोगों के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, सभी के लिए एक रैलिंग पॉइंट बन रहे थे बगावत का, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का। तो ज़रूरी था कि वाजिद अली शाह को डिमोलिश किया जाए, उसको एक अय्याश बदमाश बादशाह बनाकर पेश किया जाए। उन्होंने किया ऐसा, और 1856 में उनको एग्ज़ाइल करके कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ते के बाहर एक जगह है मटिया बुर्ज, मटिया बुर्ज में उनको कैद कर दिया गया। अंग्रेज़ क्यों डर रहा था इतना वाजिद अली शाह से?
अगर वाजिद अली शाह इतना ही अय्याश आवारा आदमी था तो उसके पास कोई आवाम का तो सपोर्ट रहा नहीं होगा, इसका मतलब है फिर ये रिकॉर्डेड चीज़ है कि जब वाजिद अली शाह, ये खबर जब फैली कि नवाब वाजिद अली शाह को एग्जाइल करके लंदन भेजा जा रहा है, ये अफवाह फैली, तो मैंने खुद पढ़ा है आर्काइव के मटेरियल में, तो यह ढेरों जगहों के ऊपर औरतें बाहर आ गई और वो ये कह के बैन कर रही थी कि सुना है हजरत जाते हैं लंदन, कृपा करो रघुनंदन। ये हमारी साझी संस्कृति की मिसाल थी इस तरह की। तो इस तरह से अगर आप देखें यहाँ का एक मिसाल मैं आपको और दूंगा। ये सारे जो नवाबी रूलर्स थे, आपको पता है ये सब शिया थे, ये लोग, ये सब शिया मुस्लिम्स थे और ये ईरानी ओरिजिन के थे, ये ईरानियन थे जो बसे थे यहाँ पर आके। तो एक बार मुहर्रम और होली एक दिन पड़ गई, दोनों टकरा गई एक जगह पर। आप में से जो भी लोग लखनऊ के हैं उनको तो अच्छी तरह से मालूम होगा कि मुहर्रम यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। ख़ासतौर से जो 10 मुहर्रम जिसको आशूरा कहते हैं, और जिस दिन छुट्टी होती है, दफ्तर नेशनल हॉलीडे है, सब बंद रहता है, बैंक पोस्ट ऑफिस सब बंद रहता है उस दिन। तो वैसे तो ये शियों का मेन गमी का त्यौहार है, मॉर्निंग फेस्टिवल है, लेकिन इसको बड़ी तादाद में सुन्नी मुस्लिम और बहुत से हिंदू भी इसको मनाते हैं और ताज़िया रखते हैं। तो कहा जाता है कि एक साल ऐसा हुआ कि होली और मुहर्रम एक साथ पड़ गए। अब नवाब तो बाहर होली भी खेलते थे जाके सब, तो उन्होंने सुबह को ये किया वाजिद अली शाह ने कि वह सुबह को तो वो ताल कटोरे की करबला जो राजा जीपुरम के पास है जहाँ ताजिए दफन होते हैं, सुबह को तो वो वहाँ गए, नंगे पैर जाते थे ताजिया लेके, अपना ताजिया दफन करके जब लौटे वापस अपने महल, तो उसके बाद उन्होंने फिर सफ़ेद कपड़े पहने, काले कपड़े उतार दिए, सफ़ेद कपड़े पहने और अपने सारे दोस्तों के साथ वो बाहर आके फिर वो होली खेलते रहे। शाम को ऐसा कहा जाता है कि बहुत सी शिया उलमा उनसे मिलने आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस बात का विरोध किया कि आपको मुहर्रम के दिन ये नहीं करना चाहिए था। मुहर्रम हमारे लिए सबसे गमी का दिन होता है और आप उस दिन में होली खेले जाके। मैंने पढ़ा है एक पोस्टर में आर्काइव के अंदर कि नवाब का जवाब ये था कि हम सिर्फ तुम्हारे रूलर नहीं हैं, हम दूसरे लोगों के रूलर हैं। अगर हम आज होली नहीं खेलते तो सबको ये शिकायत का मौका मिल जाता है कि नवाब ने सिर्फ अपने फेस्टिवल का ख्याल रखा, हमारा ख्याल नहीं किया। इसलिए जब हर साल वो हमसे होली खेल रहे थे बाहर निकल के, तो आज क्यों नहीं खेले आके। तो इस तरह की तमाम ढेरों मिसालें ऐसी हैं। बहुत से नवाबों के ज़माने में यहाँ पर बंदरों को नुकसान पहुँचाना एक तरह का कॉग्निजिबल ऑफेंस था, जुर्म था, इसलिए कि ये पूरा एरिया जो हनुमान कल्ट का एरिया है पूरा, ये यहाँ बंदरों को आप नहीं मार सकते थे, यहाँ पर ना उनको आप कैदी बना सकते थे, ना उनका शिकार किया जा सकता था। ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये कोई फिक्शन नहीं है कोई है। तो इस तरह की सारी बातों को अगर आप देखें तो उससे आपको अंदाज लगेगा कि उन्होंने इस 130-140 वर्ष के अंदर उस संस्कृति का निर्माण किया यहाँ पर आके, जिसको हम साझी संस्कृति कहते हैं, जो हमारी साझी विरासत है हमारी ये। और जैसा आपने प्रोफेसर अहमद ने जिसे जिक्र किया, ये उसी का नतीजा था कि 1947 में जो पार्टीशन रिलेटेड जो फसाद हुए यहाँ के ऊपर, जितना हिंसा हो रही थी, वो पूरा नॉर्थ इंडिया जल रहा था, लेकिन अवध का ये एरिया, लखनऊ और उसके आसपास का एरिया बिल्कुल शांत था। यहाँ पर एक ज़रा सी भी कोई हिंसा नहीं हुई थी। ये इसलिए नहीं हुई थी कि ये जो इतने दिनों की जो ये कल्चर ऑफ टॉलरेंस, कल्चर ऑफ अकोमोडेशन, जो ये सिंक्रेटिक कल्चर था, जो हमारा कंपोजिट कल्चर था, ये उसकी देन है। अफसोस की बात है कि लखनऊ में उसके बाद भी शिया सुन्नी तो दंगे बहुत हुए, लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम वायलेंस आज तक लखनऊ में नहीं हुआ। जो कंपोजिट कल्चर है, तो कंपोजिट कल्चर की जब बात करते हैं तो पहली बात कह दी थी नदीम साहब ने कि हम यहाँ पे बैठ के नवाब की बात नहीं करें।